इस चैनल के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा सादर सा प्रेम नमस्कार। इस चैनल पर मुख्य रूप से मैं भारत के उन क्रांतिकारियों को आपके सामने लाता हूँ जो एक लंबे संघर्ष में कुर्बानियों का एक लंबा इतिहास, लेकिन इतिहास में उन सब लोगों को कोई स्थान नहीं मिला। जिन 2, 4, 5, 7, 10 को आप जानते भी हैं, कहीं नाम थोड़ा बहुत सुना भी है, उनको उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते। 2, 4 लाइन्स, कुछ और नहीं। अभी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की 2 एपिसोड देने के बाद आज मैं सोच रहा था कि उसी काकोरी की डकैती वाले और सरकारी खजाने को लूटने वाले 10 के 10 को मैं एक एक को आपके सामने लाऊंगा भी। राजेंद्र लाहिड़ी को आज मैं आपके सम्मुख लाने वाला था। परंतु कल ही एक नया समाचार सुनने को मिला। चीन फिलिस्तीन की सहायता पे आ गया है, पीछे खड़ा हो गया है। बहुत बड़ा युद्ध उनके अंदर चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। अमेरिका के सारे देश इजराइल के साथ खड़े हैं। उम्मा के नाम पर इस्लामिक कंट्रीज भी बहुत कम 2-4 उसके साथ, हमास के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन का वो हमास एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वविदित आतंकवादी संगठन हमास, वास्तव में वो फिलिस्तीन की सीमाओं की रक्षा करने के नाम पर फिलिस्तीन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्होंने अपने हाथ में उसको एक तरह का कैप्चर कर लिया हुआ है। यानी वहाँ का जो भी कुछ है वो हमास के हाथ में है। ये झगड़ा आज से नहीं है, 48 से चल रहा है, फिलिस्तीन का और इजराइल का। तिब्बत की 2 देते समय आज भी तिब्बत का मुख्य रूप से जिक्र आएगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि जब ये समाचार मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि वर्तमान विश्व मानचित्र पर उभरती वो रेखाएं जिनको अगर हम नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चीन का हमास के साथ, फिलिस्तीन के साथ खड़ा होने का अर्थ है एक नए विश्व युद्ध को आमंत्रण देना। कुछ वर्षों से अमेरिका चीन और अमेरिका के साथी और चीन, भारत और चीन का तो 13 देशों के साथ, अभी के 13 देश पड़ोसी देशों के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है वो तो है ही है। अदरवाइज भी आज का चीन जो है वो पड़ोसी देशों को, छोटे छोटे देशों को अनेक्स करके ही बना हुआ है। चीन साम्राज्यवादी सोच का देश है। चीन आज के युग का एक बलशाली राक्षस है। उसको महाबलशाली राक्षस भी कहने में संकोच नहीं होगा। अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी उस पर हाथ डालने के लिए 4-5 साल से कई देशों का सहयोग लेने के बाद भी उसको दंडित करने के लिए पूरी तरह से वो मैदान में नहीं आ सका। चीन जो है सो है, पर हमें उसकी मानसिकता को समझना होगा। चीन का ये काम, एक पहले उसने इमरान अपना गुलाम बनाया, अब फिलिस्तीन का हमास जो है आतंकवादी संगठन, उसको सपोर्ट करेगा, फाइनेंस करेगा,
सभी देशों के साथ जो उसकी नीति है, पैसा बहुत है उसके पास, वो छोटे देशों को पैसे की हेल्प करता है और बाद में बदले में उन देशों को येन केन प्राक्रेन पूरी तरह से या तो अनेक्स करता है या उस चीन की दया पर जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं वो देश। तो चीन का हमास के पीछे, फिलिस्तीन के पीछे आने का अर्थ है इस चीन को और भी कई तरीके से समझना होगा। बहुत साल पहले मैं कभी भारत तिब्बत सहयोग मंच का कई वर्षों तक अखिल भारतीय महामंत्री रहा हूँ, इस फील्ड पर बहुत सारा काम किया है, बोला हूँ, लिखा है, कई पेपर्स के अंदर मेरे आर्टिकल छपे हुए हैं। आज मैं चीन के फिलिस्तीन में एंट्री को उस तरह से नहीं देख रहा कि भाई होता है, कोई स्पोर्ट में आएगा, कोई नहीं आएगा, परंतु चीन की उस मानसिकता को आपके सामने मैं उजागर कर रहा हूं। बहुत वर्ष पहले दलाई लामा जी के साथ एक बार भेंट के अंदर, जनरल बातचीत के अंदर, मैं उन दिनों बहुत एक्टिव था उस काम में, भारत तिब्बत सहयोग मंच नाम की संस्था में। जनरल बातचीत के अंदर उन्होंने ये बात कही कि भाई दलाई लामा ने जो बोला कि पड़ोसी देश अगर भारत के श्रीलंका, नेपाल और तिब्बत हो तो भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। सीमा पर 10 सिपाहियों से भी काम चलेगा, करोड़ों रुपए का खर्च नहीं करना पड़ेगा। और यदि पड़ोसी देश, उन्होंने तब बोला, पाकिस्तान हो, तो क्या हुआ है, अभी कल की बात है, उस समय भी लाखों मरे बनते समय। जो एक आर्टिफिशियल बॉर्डर बना, कृत्रिम सीमा जो रेखा बनी, उसी सीमा रेखा के ऊपर 4 युद्ध हो चुके हैं, 47, 65, 71, 99, और अरबों रुपए का खर्चा हो चुका है। और बॉर्डर पर जो तनाव बना रहता है वो अलग। सैनिक भी मरे हैं, असैनिक भी मरे हैं। ऐसा ही उन्होंने कहा कि चीन का देख लीजिए, तिब्बत जब 50 में पहला हमला चीन ने किया था तिब्बत के ऊपर, कुछ शर्तों के साथ, थोड़ा बहुत कुछ रहने लायक, वहां दलाई लामा भी रहे और कुछ बुद्धिस्ट ने कुछ रिलीफ महसूस किया कि चलो थोड़ा देने से काम चल जाएगा, कुछ छोटे मोटे एग्रीमेंट हो गए, जो केवल चीन की चाल थी। 50 में चीन की लाल सेना की एंट्री ने यह सिद्ध कर दिया था कि तिब्बत अब जाने वाला है। और 59 में 9 साल के बाद तिब्बत पूरी तरह से चीन के कब्जे में आ गया था। और 3 साल के बाद भारत के बाद में बात करते हैं। पहले जब तिब्बत के अंदर चीन आया था, तिब्बत के अंदर आने का मतलब है तिब्बत का कब्जा कर लेने के बाद हजारों मील की सीमा भारत और तिब्बत के बीच में बन गई। अब तिब्बत चूंकि वो चीन क्लेम करता है, तो इसलिए वो सीमा 2400 मील की सीमा 2400 वो चीन और पाकिस्तान, चीन और इंडिया के अंदर खड़ी हो गई। यानी तिब्बत और इंडिया की सीमा मतलब चीन और इंडिया की सीमा। चीन कहीं भी इंडिया के साथ कभी नहीं लगता था, और तिब्बत का गुरु देश भारत इसके साथ तो कभी था ही नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा।
तभी 50 के अंदर जब चीन तिब्बत में आया था तो आरएसएस के उस समय के सर संचालक श्री गोलवालकर जी ने 3 दिन का एक कैंप हुआ था, मुझे याद है, उन दिनों न्यूज़पेपर के अंदर छपा था। गुरु गोलवालकर ने पंडित नेहरू को यह कहा था, अभी 50 पर हमले के बाद, ये 55 के आसपास की बात है, 54 की बात है, उन्होंने चेतावनी दी थी, अलर्ट किया था, सचेत किया था पंडित नेहरू को पत्र लिखकर कि वो तिब्बत नहीं आया, अगली बारी भारत की है, जो 62 में हुआ। हजारों मील वर्ग क्षेत्र तिब्बत जो था वो गया ही गया। उसके बाद ये लद्दाख के ऊपर का इलाका, आज भी बहुत सारा इलाका उसके पास में है, साइचिन, और हजारों किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र जो है वो उसके पास है। और अभी भी उसकी आंखें नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट्स के ऊपर, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा के ऊपर, और अरुणाचल के ऊपर तो अभी भी वो क्लेम करता है। चीन की साम्राज्यवादी नीति जो है, फिलिस्तीन को आप ऐसा मत देखिए कि वो फिलिस्तीन के पीछे आके खड़ा हुआ है। उस बलशाली राक्षस के दिमाग में एक फतूर आ चुका है, सारी दुनिया को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुझे अपने अंगूठे के नीचे रखना है। किसी को फाइनेंशियली हेल्प करने का पखंड करके पहले, और बाद में पूरी तरह से उसकी योजना के अनुसार चले। पाकिस्तान पहले उसको मिल गया था, नेपाल के अंदर भी वो बहुत बड़ा षड्यंत्र और खेल रहा है, और अब उसको फिलिस्तीन मिल गया है। फिलिस्तीन को लगता है कि इस संकट काल के समय, और वो हमास जो सारी दुनिया के अंदर जाना माना अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है, उसके पीछे खड़ा होने का मतलब है पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज हैं भारत के खिलाफ, उसके पीछे भी चीन खड़ा है। और इजराइल और भारत चूंकि आपस में बहुत अच्छा संबंध रखते हैं, तो उधर इजराइल के खिलाफ खड़ा होना भारत के लिए ये कई प्रकार की चुनौतियां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं। चौबीस 2400 मील की भारत और तिब्बत की ये जो बॉर्डर बना, वो वास्तव में भारत और तिब्बत का नहीं बना, वो भारत और चीन का बना। मुझे लगा कि दलाई लामा ने जो शुरू में ये कहा था कि पड़ोसी ऐसे हों तो ऐसा होता है, और इतना बजट आपका लगता है, वगैरह वगैरह, अब मुझे लग रहा था, मैं उसका विश्लेषण कर रहा था, तो मुझे उसकी बातें बड़ी प्रासंगिक लग रही थी। चीन भारत का उसके बाद भी हजारों वर्ग मील क्षेत्र जो है वो अपने कब्जे में रखा हुआ उसने। दुनिया की छत, वर्ल्ड रूफ, हिमालय पर उसका आना, उस पर कब्जा करना, तिब्बत पर आना मतलब सारे हिमालय पर उसका अधिकार हो जाना, सारा हिमालय असुरक्षित हो जाना। विश्व मानचित्र में कई बार वो भारत के लद्दाख के हिस्से को विवादित क्षेत्र बता चुका है, अरुणाचल को तो बताता ही रहता है। उसके इरादे कभी भी नेक नहीं थे, भारत के लिए ही नहीं, सारी दुनिया के अंदर उसके इरादे एक्सपोज हो रहे हैं। वो एक एम्पीरियलिस्टिक कंट्री है, वो एक साम्राज्यवादी देश है। अब एक बात और समझनी होगी इस अवसर पर, दुनिया को इस्लामाइज करने में जो पाकिस्तान इस समय मुख्य रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान की अपनी कोई हैसियत नहीं है, वो शायद इसी के कारण जी पा रहा है, थोड़ा बहुत अरेबियन कंट्री से इस नाम पर कुछ लेकर, हालांकि कदम कदम पर वो एक्सपोज भी हो रहा है। लेकिन वो इस
भ्रम में जी रहा है। सारी दुनिया को इस्लामाइज करने में जिहादियों के हाथ में पूरी तरह से पाकिस्तान जो काम कर रहा है, पाकिस्तान के द्वारा जो हो रहा है, ऐसे ही इसी मानसिकता को समझना होगा। चीन की हान मानसिकता, उधर जिहादी मानसिकता, इस्लामी मानसिकता, और चीन की हान मानसिकता मतलब चीन की साम्राज्यवादी नीति, जिहादियों का और माओवादियों का मेल सारी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। मुझे लगा कि मैं अपनी क्रांतिकारियों की उस श्रृंखला को तो आपके सामने में, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है वो मैं लाऊंगा ही, परंतु कल जब ये मैंने न्यूज़ देखी तो मुझे लगा कि इस संबंध में मैं आपसे बात करूं। ज्वलंत विषय इस देश के अगर हम समय समय पर नहीं लेंगे, हम नहीं समझेंगे ये किसान आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं, हम अगर नहीं समझेंगे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, वो भी समय समय पर मैं आपके सामने अभी भी ला रहा हूं। अभी भी वहां पर कई खतरे हैं। आज भी दिल्ली के अंदर ऐसे लोग हैं जिन गद्दारों के कारण समय समय पर देश गुलाम होता रहा। वो गद्दार आज भी दिल्ली के अंदर दिखते हैं, पूरे देश के अंदर दिखते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सीएम तक ऐसे लोग दिखते हैं, बिके हुए जिहादी मानसिकता वाले, भारत की फेडरल स्ट्रक्चर को चुनौती देने वाले, सिस्टम को तोड़ने वाले। सारी दुनिया के अंदर यहाँ पर गृह युद्ध वाली स्थिति बन गई है, यहाँ पर कोई संविधान नहीं रहा है, इस प्रकार का बकवास करने वाले और दुनिया के सामने भारत की गलत छवि रखने वाले दिख जाएंगे आपको, शाम को रात की डिस्कशन में दिख जाएंगे। ऐसे पप्पू केजरीवाल, ऐसी ममता, ऐसे और भी कई खालिस्तानियों का, माओवादियों का, नक्सलाइट्स का, अर्बन नक्सलाइट्स का, आईसीएस का, और ऐसे और कई तरह की एजेंसीज का आपस में जो हुआ है, केवल उनका तो एक ही लक्ष्य है, इस देश को कैसे तोड़ा जाए। और देश को तोड़ना आसान होगा जब मोदी नहीं होगा, भाजपा नहीं होगी। मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन इस देश के अंदर हर देशभक्त और सज्जन आदमी को जब देश के बारे में सोचना होगा और देश के हित के बारे में सोचना होगा, तो लगता है कि ये सारे दुष्ट लोग जो हैं, गद्दार लोग जो हैं, देश के तोड़क लोग जो हैं, भंजक लोग जो हैं, ये सारे एक तरफ आ गए हैं। और लक्ष्य क्या है? और कोई लक्ष्य नहीं है, मोदी को हटाएंगे। मोदी को हटाएंगे तो ये देश भी पूरी तरह से विदेशियों के हाथों में जाने में देरी नहीं लगेगी। प्रश्न मोदी का नहीं है, प्रश्न इस देश की राष्ट्रवादी शक्तियों को सशक्त करने का है और इन विघटनकारी तत्वों की पहचान करने का है। आज मुझे लगा कि कल के इस न्यूज़ के ऊपर मैं फिलिस्तीन, इजराइल, पाकिस्तान, भारत, इस्लामीकरण दुनिया के का जो लक्ष्य है जिहादी, और ये हॉन जो मानसिकता है चीन की, सारी दुनिया को अपने कब्जे में लेने की, इन सब बातों को आपके सामने मैं रखना चाहता था। समय समय पर ऐसे ही देश की ज्वलंत समस्याओं को मैं आपके सामने फिर भी रखना चाहूँगा। और कल मेरा फिर शुरू हो जाएगा वो 10 के 10 क्रांतिकारी जिन्होंने काकोरी के अंदर शाही खजाने को लूट करके और शस्त्र संग्रह करके अंग्रेज़ों को चुनौती देने के लिए एक भूमिका खड़ी की थी, एक आने वाले बाकी नौजवानों के लिए एक प्रेरणा और एक उत्साह, ये सारा माहौल खड़ा किया था। मुझे लगता है कि मैं फिर से वो श्रृंखला आपके सामने रखता रहूँगा, लेकिन इन सारी बातों को भी समय समय पर आज का देश अगर हम नहीं पहचानेंगे, अतीत में रहेंगे या भविष्य की कल्पनाओं में जिएंगे,
तो बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। आज को समझना होगा, नज़र रखनी पड़ेगी। आज के इन गद्दारों को समझना होगा, नहीं समझेंगे तो बात नहीं बनेगी, देश को बचा नहीं सकेंगे। और हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, देश को बचाना है। ये सत्ता में बैठे हुए ये लोग आज भी अगर कुछ गड़बड़ करते हैं और कुछ कमज़ोरी दिखाते हैं जो पिछली सरकारें दिखाती रही हैं, तो इस देश का सशक्त, संगठित, जागरूक समाज आज की इस सरकार को भी चुनौती देने की हिम्मत रखे, चूंकि हमको देश बचाना है। प्रश्न ये नहीं है कि सरकार किसकी है, लेकिन वो सरकार जो देश के हित में हो उसके पीछे खड़ा भी होना है। मैं इतनी ही बातों के साथ आज का ये संबोधन समाप्त कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास उन सब क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने का और समय समय पर ज्वलंत समस्याओं को लेकर के आपके सामने रहने का। अगर ये प्रयास मेरा आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।